रिएक्शन लगाने का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, और वो ट्रिक है जितने सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस होंगे उतने ही सारे नॉर्मल्स आएंगे। हाँ, वो बात याद रखना है कि कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच प्रेसिंग टेंडेंसी होना चाहिए। अगर प्रेसिंग टेंडेंसी होगा तभी जाके नॉर्मल फोर्स पैदा होगा। सुनाई दिया सबको? जैसे कि इन दिस केस अगर मुझे m1 m2 पे नॉर्मल फोर्सेस ग्रेविटी को शो करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m1 को ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, m2 को थोड़ा नीचे बनाते हैं। सुन रहे हो सब लोग? ये ज़मीन है फॉर एग्जांपल, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि m1 m2 अलग अलग है, ये लोग एक साथ ही है। मैं बस शो अलग अलग कर रहा हूँ ताकि मैं तुमको ये दिखा पाऊँ इनके बीच क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन बिटवीन देम। पीपल कम ऑन, इस तरफ देखो, सब लोग इस तरफ फोकस करो। अगर मैं m1 का सबसे पहले क्या दिखाऊंगा, ग्रेविटेशनल फोर्सेस m1 जी, इसका भी दिखा देता हूँ ग्रेविटेशनल कितना होगा m2 जी। अभी नॉर्मल पे फोकस करते हैं, ठीक है। m1 का कितने सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, m1 का कितना सारा कॉन्टैक्ट सरफेस, एक, बिकॉज m1 इसको टच कर रहा है तो इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा। बोलो जनता, क्या m1 m2 को रिपेल करेगा, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज रिपल्सिव इन नेचर। तो m1 m2 को रिपेल करेगा तो उस नॉर्मल को हमने ऐसा बना दिया, लेट अस से दैट इज इक्वल टू व्हाट, n1। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर m1 ने m2 को नीचे की तरफ रिपेल किया है तो m2 भी m1 को उतने ही फोर्स से ऊपर की तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। जनता हाँ या ना, मानते हो या नहीं मानते इस बात को? तो m2 भी m1 को इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा विद द फोर्स ऑफ व्हाट, n1। सही है गलत? अच्छा ये बताओ, अभी m2 का कितना सारा कॉन्टैक्ट सरफेसेस है, ध्यान से बताओ कितना सारा कॉन्टैक्ट सरफेस है, दो। एक तो m1 को छू रहा है, दूसरा ज़मीन को छू रहा है। अभी m1 को जो छू रहा है उसका फोर्स हमने शो कर दिया, m2 ने m1 पे नॉर्मल लगाया, m1 ने m2 पे ये नॉर्मल लगा दिया, तो ये सरफेस और ये सरफेस का कॉन्टैक्ट फोर्स हमने शो कर दिया, हाँ या ना। अभी हम किसको शो करना है, ज़मीन का। कम ऑन पीपल, ज़मीन m2 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। ध्यान से देखो एरो कहाँ से बना रहे हैं, एरो हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे इस सरफेस से बना रहे हैं। जहाँ से एरो चालू होगा ना उसका मतलब है कि फोर्स उसी पे ही लग रहा है। मैंने यहाँ से ड्रॉ किया ताकि तुम्हें पता चले कि इस प्लेन सरफेस पे लग रहा है ये फोर्स। और इसका वैल्यू हम लोग क्या दे सकते हैं, लेट अस से दिस इज व्हाट, n2। ज़मीन ने अगर इसको पुश किया तो ये भी ज़मीन को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, n2। बात समझ में आया? यह सुनो जनता, क्या तुमने सुना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? क्या तुमने सुना है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, राइट? तो यहाँ पर इस डायग्राम में किसको हम एक्शन रिएक्शन पेयर बुलाएंगे? ये जो n1 दिख रहा है ना जनता, और ये जो n1 दिख रहा है, इफ A exerts a force on B then B will exert a force back on A। तो ये जो दो नॉर्मल्स है जनता, दिख रहा है सबको, ये जो दो नॉर्मल्स है इनको हम क्या बुलाएंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। जनता बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। यहाँ पर ये वाला जो नॉर्मल होगा और ये वाला जो नॉर्मल होगा इनको हम क्या बुलाएंगे, इनको हम बुलाएंगे एक्शन रिएक्शन पेयर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या तुमने ये देखा कि एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं? देखो जवाब नहीं दे रहा कोई भी। एक्शन एंड रिएक्शन तो सेपरेट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एक एक्शन अगर m1 पे लग रहा है तो रिएक्शन किस पे लग रहा है? तो हमेशा याद रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन विल ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ए अगर बी पे लगाएगा एक्शन तो बी ए पे लगाएगा रिएक्शन। तो एक ए पे लग रहा है, एक बी पे लग रहा है। एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक सिंगल बॉडी पे नहीं लग सकता। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी हम इसको लिख लेना, ठीक है, राइट दिस डाउन। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से देखो, दिस वन सिंपल सा डायग्राम है, बट ये जो डायग्राम बनाना, फोर्स से शो करना, दिस विल फॉर्म द बेसिस फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस पे प्रॉब्लम पूछेगा तब तुमको प्रॉब्लम करने के लिए एफबीडीज बनाना पड़ेगा। एफबीडी मतलब आगे जाके बताऊंगा, हम लोग कर ही रहे। जो हम लोग फोर्स से शो करते हैं ना, बॉडी को फ्री करके, m1 को अलग करके बनाया, m2 को अलग करके बनाया, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। आगे जाके बताऊंगा फिर से क्या बोलते हैं इसको। फ्री वर्ड क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हमने अलग अलग करके बनाया, m1 को अलग करके बनाया, m2 को अलग करके बनाया। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको हम फ्री बॉडी डायग्राम्स कहते हैं। और फ्री बॉडी डायग्राम में हम ब्लॉक्स या ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग करके बनाते हैं और उस पर जो फोर्सेस लग रहा है उसको शो करते हैं। आगे जब न्यूमेरिकल्स करोगे ये सब
बेसिक्स होगा तुम्हारा सॉल्व करने का। अगर इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चंस। समझ में आ रहा पीपल? यहाँ इस क्वेश्चन में और एक बड़ा सा गलती करता है सब लोग, बहुत बार देखा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को गलती करते हुए देखा है। ध्यान से सुनना क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? ऑलरेडी मैंने देख लिया 2-3 लोगों को गलती करते हुए। देखो ये ब्लॉक है M1 M2, इनका FBD बनाना है या फोर्स डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फोर्स डायग्राम। तो मैं एक काम करता हूँ, इंक्लाइन प्लेन को अलग से बनाता हूँ, जनता बोलो हाँ या ना, है ना? और इस ब्लॉक को ऐसे अलग से बनाता हूँ, है ना? इट इज अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। इसका नाम क्या है? M1। इसका नाम क्या है? M2। अभी मैंने बहुतों को देखा है M1 का अगर वेट शो करना चाहते हैं तो ऐसे करके शो कर देते हैं। उनको मैं पागल बुलाता हूँ। क्या बुलाता हूँ? क्योंकि मैंने क्या सिखाया है तुमको कि वेट हमेशा किस तरफ लगेगा? धरती की तरफ लगेगा। धरती उसको क्या करता है? पुल करता है। धरती है या ये है या नहीं है, तो फोर्स कैसे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा कभी मत करना, लोग तुम्हें भी गाली देगा, मुझे भी गाली देगा, किसने सिखाया वो बोलेगा। ऐसा कभी मत करना। समझ में आ रहा है ना? ऐसा करोगे तो अपने आप को एक थप्पड़ मार लेना जोर से। मार खाने के बाद लोग भूलते नहीं हैं, इसलिए मारता हूँ मैं तुम लोगों को। ऐसे मजाक किया मैंने। सबको आया समझ में मैंने क्या बोला? राइट। तो M1 पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाएंगे, तो M1 पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स दिखाएंगे, क्या मैं उसका M1G लिख सकता हूँ? इसका भी ग्रेविटी शो कर देता हूँ पहले, उसके बाद नॉर्मल पे जाएंगे M2G। ठीक, अभी हम नॉर्मल पर फोकस करते हैं। मैंने M1 को पूछा, M1 भाई साहब आप ये बताओ कि आपके साथ कितने सारे सरफेसेस कांटेक्ट में हैं? बोलेगा सर एक ही सर कांटेक्ट में है सर, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये मुझे पसंद नहीं करता, ये मुझे क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल। तो ये इंक्लाइन प्लेन अगर इसको रिपेल करेगा जनता, ये इंक्लाइन प्लेन अगर इसको रिपेल करेगा तो नॉर्मल ऐसा होगा ही नहीं होगा? मैंने ऐसा दिखा दिया M1। बट अगर इसने इसको रिपेल किया तो M1 भी M2 को रिपेल करेगा ही नहीं करेगा? कंप्लीट द लाइन पीपल, रिपेल करेगा या नहीं करेगा? तो ऊपर अगर N1 है तो नीचे भी इस तरफ क्या लगेगा? N1। तो वाटर एक्शन रिएक्शन पेयर्स ये वाला और ये वाला, जनता बोलो हाँ या ना? इनको हम क्या बुलाएंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर। देखो डायग्राम में शो करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तुम लिख के रखना। डायग्राम में शो अभी शो करना, बस जब तुम डायग्राम बनाओगे तब नहीं चाहिए, ये बस सिखा रहा हूँ। देखो बोथ द नॉर्मल्स आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, है ना? तो इस सरफेस का और इस सरफेस का जो प्रेसिंग टेंडेंसी के कारण जो नॉर्मल पैदा होता है वो हमने शो कर दिया। अभी मैंने M2 को पूछा, M2 बताओ तुम कितने सारे सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में हो? ये बोलेगा सर 2 सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में, एक तो ज़मीन है, एक तो छोटे वाले ब्लॉक के साथ। छोटे वाले ब्लॉक के साथ जो रिश्ता नाता है वो तो आपने दिखा दिया, N1। अभी कौन सा बाकी है? ज़मीन। ज़मीन इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ज़मीन अगर इसको रिपेल करेगा तो फोर्स मैंने ऐसा शो कर दिया और उसका वैल्यू हमने क्या लिख दिया? N2। बात समझ में आ रहा है? इसका रिएक्शन किस पे लग रहा है जनता? इसका रिएक्शन ज़मीन पे लग रहा है। देयर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। मैंने यहाँ पर ज़मीन को नहीं बनाया, दिख रहा है क्या ज़मीन? नॉर्मली हम नहीं बनाते, ठीक है? नॉर्मली हम ग्राउंड को शो नहीं करते क्योंकि हमें चाहिए नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो मैं शो नहीं कर रहा। स्टार्टिंग में क्यों शो किया? बिकॉज मैं नया नया सिखा रहा हूँ, तुमको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने ग्राउंड में भी फोर्सेस दिखाया। अगर ज़रूरी नहीं है तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम किसको एनालाइज करोगे? M1 और M2 को एनालाइज करोगे, तो तुम्हारा फोर्सेस M1 M2 पे जो लग रहा है वो तुम्हें बना के दिखाना है। हाँ या ना? हाँ या ना पीपल? तो ज़मीन नहीं बनाने से भी चलता है। तो ये हो गया इसका फोर्स डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? श्योर? चलो इन दोनों को लिख लो। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जो सीखा है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें अपने बेसिक्स को याद करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पीपल, क्या यहाँ पर M1 M2 को प्रेस कर रहा है? क्या यहाँ पर M1 M2 को प्रेस कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर प्रेस नहीं कर रहा, इवन दो तुम्हें कांटेक्ट में दिखाई दे रहा है, फिर भी नॉर्मल पैदा नहीं होगा। M1 M2 सरफेस के बीच नॉर्मल पैदा नहीं होगा, बिकॉज ये 2 लेयर्स एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा। हमने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन किया था, लेकिन उसमें एक छोटा सा चेंज था। क्या याद है तुमको क्या चेंज था? हमने इस तरफ से एक F फोर्स लगा दिया था। अगर F फोर्स लगा दिया तब तो ठीक है, तब तो M1 M2 को क्या कर रहा होगा? पुश कर रहा होगा, तब प्रेसिंग टेंडेंसी है। और M1 M2 के बीच ये जो सरफेस है यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। बट इस केस में पिक्चर में देख के लगता है दोनों कांटेक्ट में, बट एक्चुअली फिजिक्स वाला कांटेक्ट नहीं है ये।
इस कांटेक्ट के लिए कोई नॉर्मल पैदा नहीं होगा, बिकॉज M1 M2 एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा। ठीक, तो इसका अगर मैं फोर्स डायग्राम बनाऊँ, फोर्सेस शो करूँ, सो लेट अस सी इफ दिस इज M1 जनता, सुन रहे हो ना, दिस इज M1 है ना, ये ज़मीन है। तो यहाँ पर जनता क्या लग रहा होगा, M1 जी। मैं जैसे जिस तरीके से वेक्टर बनाता हूँ, जहाँ से वेक्टर बनाता हूँ, तुम्हें वैसा ही बनाना है। समझ में आया पीपल? कोई हवा में बनाता है नॉर्मल, हवा में कैसे बनाओगे नॉर्मल? ये किस सरफेस में लग रहा है? इस वाले सरफेस पे लग रहा है, नहीं लग रहा, तो नॉर्मल भी तुमको यहीं से बनाना है। ये M1 जी किस पे लग रहा है? ज़मीन पे नहीं लग रहा। बहुत लोग बोलते हैं सर एरो देखो ज़मीन के अंदर घुसा हुआ है, मतलब इसका वेट ज़मीन पे लग रहा। पूरा गलत, पूरा गलत, बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका M1 जी ज़मीन पे नहीं लग रहा। ये वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कहाँ से स्टार्ट हो, दिख रहा है ये डॉट, तो इस पे लग रहा है, ज़मीन पे नहीं लग रहा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम बिल्डिंग से कूदोगे नीचे जाओगे ना, तब तो तुम्हारे पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, फिर भी तुम नीचे क्यों जा रहे हो? अगर तुम बिल्डिंग से कूदोगे तो नीचे जाओगे या नीचे नहीं जाओगे? नीचे जाओगे तो किस लिए जाओगे? नीचे तो पैर के नीचे तो ज़मीन नहीं है, तुम नीचे क्यों जाओगे? MG के लिए ना। तो MG किस पे लग रहा है? ज़मीन पे तो है ना, ज़मीन तो है ही नहीं अभी, किस पे लग रहा है? तुम पे ही लग रहा है। समझ में आया क्या मिसकंसेप्शन है? मैक्सिमम बच्चों में क्या मिसकंसेप्शन है कि MG किस पे लगता है? ज़मीन पे। तुम जो बेंच पे बैठे हुए, तुम्हारा वेट बेंच पे नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। बेंच हटा दूंगा तुम गिर जाओगे नीचे। अगर तुम्हारा वेट बेंच पे लगता, तुमको बेंच हटा देने से तुम क्यों नीचे गिरोगे? अगर बेंच पे ही लग रहा है फोर्स। क्या तुम्हें ये लाइन समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि तुम जो बेंच पे बैठे हुए हो, तुम्हारा वेट बेंच पे नहीं लग रहा, तुम्हारा वेट तुम पे ही लग रहा है। इसलिए अगर मैंने नीचे से बेंच हटा दिया तो तुम किधर जाओगे? नीचे करोगे धड़ाम से। कम ऑन पीपल, रिप्लाई दो। तुम बेंच में क्या लगा रहे हो? तुम बेंच में क्या लगा रहे हो? नॉर्मल फोर्स। क्योंकि तुम जब बैठते हो तो तुम्हारा बॉडी बेंच को क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है। तो बेंच में क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, वेट नहीं लग रहा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तुम्हारा वेट किस पे लगता है? तुम पे ही लगता है। नीचे से अगर मैं बेंच को खिसका दूं, तुम नीचे जाओगे, ज़मीन पे गिरोगे, क्योंकि तुम्हारा MG किस पे लग रहा है? तुम पे, बेंच पे नहीं लग रहा। सब बेंच पे क्या लग रहा है? बेंच को तुमने प्रेस किया है। जब बैठेगे तो प्रेस करोगे नहीं करोगे? और प्रेस करने से ग्रेविटी पैदा नहीं होता, नॉर्मल पैदा होता है। समझते हो इन सब बातों को? हाँ, ग्रेविटी किसने लगाया? धरती ने लगाया। किसको खींचा? तुमको खींचा, तुमको पुल कर रहा है ना, तो तुम पे लग रहा है फोर्स। तुम्हारा रिश्ता बेंच के साथ क्या है? तुमने बेंच को प्रेस कर दिया। जब तुम बेंच में बैठोगे, तुमने बेंच को क्या किया? प्रेस किया। और प्रेस करने से ग्रेविटी पैदा नहीं होता। प्रेस करने से कौन सा फोर्स पैदा होता है? नॉर्मल। बात समझ में आया? इस ब्लॉक ने ज़मीन को प्रेस किया नहीं किया, तो वो ज़मीन पे क्या लगा रहा है? नॉर्मल लगा रहा है, ग्रेविटी नहीं लगा रहा। ग्रेविटी किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे ही लग रहा है। ध्यान से देखना, इस एरो को हमने कहाँ से ड्रॉ किया? यहाँ से ड्रॉ किया नहीं किया, तो फोर्स इसी पे लग रहा है, M1 पे लग रहा है। बात समझ में आया? अच्छा, मैंने N1 क्यों बनाया? क्योंकि ज़मीन ने इसको रिपेल किया, तो ये भी ज़मीन को नीचे की तरफ रिपेल करेगा नहीं करेगा? बोलो ना। तो ये हो गया N1 एंड देयर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। क्या इस सरफेस में कोई नॉर्मल आएगा? देखो इतना सन्नाटा क्यों है? क्या इस सरफेस पे कोई नॉर्मल आएगा? क्या M2 उसको रिपेल करेगा? क्यों करेगा? प्रेसिंग टेंडेंसी है ही नहीं। समझ में आया? तो इसमें नॉर्मल नहीं बनाना। M2 का अगर बनाना है, बेटी जनता ध्यान से सुनना, इफ दिस इज M2, मैंने इसको अलग से बना दिया, ये अगर ज़मीन है, तो सिमिलरली M2 का जो वेट होगा वो क्या होगा? M2 जी लग M2 पे लग रहा है। किस पे लग रहा है? M2 पे। ज़मीन ब्लॉक को क्या कर रहा होगा? रिपेल कर रहा होगा। इसको हमने क्या शो कर दिया? N2। तो ब्लॉक भी ज़मीन को नीचे की तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो उसका फोर्स हमने क्या लिख कर रखा? N2 लिख कर रखा। जनता बोलो समझ में आया या नहीं आया? सबको आया समझ में? पक्का? देखो ये था बेसिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स। जब तुम इसको कॉपी करोगे तो साइड में क्या कॉमन लिखोगे? Here both the blocks may appear to be in contact, may, but there is no pressing tendency between the two surfaces. Come on people, ध्यान दो, there is no pressing tendency between the two surfaces, so there will be no normal between the side surfaces of the two blocks. Side मतलब ये वाला surface और इस वाले surface के बीच कोई normal पैदा नहीं होगा। यही है सबसे important knowledge जो तुम्हें लिख के रखना है। हाँ या ना? जनता जवाब दो, हाँ या ना? जनता चलो इधर देखो, सब लोग इधर देखो। और एक क्वेश्चन में चलते हैं। ये और एक बढ़िया क्वेश्चन है, पीपल सुनो।
जो मैक्सिमम बच्चों को आता नहीं है और गलत करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपल, ध्यान से सुनना। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, स्टार्टिंग से ये बोले जा रहा हूँ, इसीलिए उसका नाम नॉर्मल है, इसीलिए उसका नाम नॉर्मल है। ये बताया नहीं बताया? हाँ या ना? अगर तुम्हारा सरफेस है ही नहीं तुम नॉर्मल बना पाओगे? जैसे मैंने तुमको बताया कि ये पॉइंट मैंने बना दिया, पॉइंट, इस पे नॉर्मल बनाओ, बना पाओगे? पॉइंट पे नॉर्मल बना पाओगे? लगता है तुम बना पाओगे? हमेशा तुम एक लाइन पे नॉर्मल बना सकते हो, पॉइंट पे नॉर्मल तुम किस तरह बनाओगे? ऐसा कैसा कैसा बनाओगे नॉर्मल? पॉइंट पे तुम कभी भी नॉर्मल नहीं बना सकते। नॉर्मल तुम किस पे बना पाओगे? सोचो, अगर ऐसा सरफेस है, इसमें नॉर्मल बना सकते हो? जनता बोलो हाँ या ना? इसके साथ 90 डिग्री बना के तुम एक एरो बना सकते हो और ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये अगर तुम्हारे पास एक प्लेन सरफेस है या लाइन है या सरफेस है तब जाके तुम नॉर्मल बना सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल नहीं बना सकते। अगर तुम्हारा कांटेक्ट एक पॉइंट कांटेक्ट हो। कैसा कांटेक्ट हो जनता? पॉइंट कांटेक्ट, तब तुम नॉर्मल नहीं बना सकते। इसी आइडिया पे हमारा नेक्स्ट डिस्कशन बेस्ड है। क्या याद रखना तुम्हें कि पॉइंट पे तुम नॉर्मल नहीं बना सकते। सबको आया समझ में? इतना सन्नाटा क्यों है? चालू करें? अच्छा, सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन ऐसा है कि तुम्हारे पास एक लैडर है, लैडर समझ में आता है, या रॉड मान सकते हो। रॉड को एक ऐसे स्टेयर केस जैसा शेप के स्ट्रक्चर में ऐसे रखा गया है, समझ में आया? ऐसे रख दिया ऐसे करके स्टेयर केस जैसे शेप में। और बेसिक हमें नॉर्मल फोर्सेस शो करना है, ग्रेविटी शो करना है ना? किसका? लैडर का बनाना है। किसका बनाना है? स्टेयर केस का नहीं बनाना। किसका बनाना है? लैडर का। सब लोग सुन रहे हो ना? सबसे पहला काम हम ग्रेविटी का काम कर लेते हैं। ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये क्या हो जाएगा? mg। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अभी नॉर्मल बनाना है तो अपने आप को क्या पूछना है कि इस रॉड ने कितने सारे सरफेसेस को छुआ है? कितने सारे सरफेसेस को छुआ है? 2 सरफेस, एक फ्लोर को छुआ है और एक वर्टिकल वॉल को टच किया। बोलो जनता हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, अभी एक बात बताओ जनता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारा फ्लोर है ना, ये इस रॉड को पुश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। किस तरफ करेगा? ऐसे डायरेक्शन में करेगा ताकि वो फोर्स फ्लोर के साथ क्या एंगल बनाए? 90 डिग्री। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? जो फोर्स लगा रहा है उसके साथ फोर्स क्या बनाना पड़ेगा? 90 डिग्री। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो अगर ये फ्लोर है, फ्लोर अगर इस रॉड को पुश कर रहा है, पुश अवे कर रहा है, फ्लोर रॉड को पुश कर रहा है ना, तो ऐसा नॉर्मल लगेगा। एंड लेट अस से दिस इज व्हाट? n1। बात समझ में आया? ये n1 फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। याद रखना, जो धक्का देता है, जो पुश कर रहा है, वो फोर्स उस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। यहाँ तक तो ओके है, नॉर्मल है, हमने पहले भी ऐसा केसेस किया है। लेकिन दिक्कत आएगा इस वाले पॉइंट के लिए, बिकॉज ध्यान से देखो, ये रॉड एक सरफेस को नहीं छू रहा। किसको छू रहा है? एक पॉइंट को छू रहा है। ये क्या है? यहाँ पर रॉड एक सरफेस को टच कर रहा है, यहाँ पर रॉड एक पॉइंट को छू रहा है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और पॉइंट पे तुम नॉर्मल नहीं बना सकते। समझो इस बात को। तुमने यहाँ पर जो येलो कलर का नॉर्मल बनाया, ये तुम्हारे फ्लोर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90। तो अभी अगर मैं रॉड पे नॉर्मल बनाऊंगा, क्या ये उस पॉइंट के साथ 90 डिग्री बना पाएगा? क्या नहीं बना पाएगा। क्या तुम्हें सही में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि रॉड को एक पॉइंट टच कर रहा है, तो अगर पॉइंट रॉड को पुश करेगा, क्या करेगा? पुश, तो तुम नॉर्मल किस तरफ बनाओगे? बिकॉज पॉइंट के साथ परपेंडिकुलर तुम बना नहीं सकते। बात समझ में आया? तो ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है कि जिस पे फोर्स लग रहा है, क्या बोला मैंने? जिस पे फोर्स लग रहा है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर बना दो। क्या बोला मैंने? जिस पे फोर्स लग रहा है उसके सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना। किस पे फोर्स लग रहा है? रॉड पे। तो हम नॉर्मल इन दिस केस, नो डाउट ये पॉइंट साइज जो जगह है ये नॉर्मल लगा रहा है, बट हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बना नहीं सकते। तो जो रॉड है, रॉड के सरफेस पे क्या बना देंगे? नॉर्मल, रॉड के साथ परपेंडिकुलर बना के। बात समझ में आ रहा है? सो इन दिस केस हमने नॉर्मल कुछ इस तरीके से बना दिया। जैसे दिस इज व्हाट? n2। और रॉड के साथ कितना एंगल बना रहे हैं?
90 डिग्री। देखो ये नॉर्मल N1 रॉड के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा, इस नॉर्मल को लगाने वाले सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। डिफरेंस को समझो, डिफरेंस को समझो। यहाँ का नॉर्मल रॉड के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा, इस नॉर्मल को लगाया जिस सरफेस ने उसके साथ 90 डिग्री बनाया। हाँ या ना, कुछ बोलो यार। यहाँ पर ये N2 को किसने लगाया, किसने लगाया? स्टेयरकेस का वो शार्प एज ने लगाया, ये जो स्टेयरकेस है इसका शार्प एज ने लगाया। तो तुम्हें शार्प एज में 90 डिग्री बनाना चाहिए, पर वो बना पाओगे क्या? इसलिए तुमने किस में बनाया? रॉड में। दोनों में फर्क समझ में आया नहीं आया? यहाँ पर और एक बार, रॉड पे नॉर्मल नहीं बनाओगे, किस पे नॉर्मल बनाओगे? जिसने फोर्स लगाया है, किसने लगाया? सरफेस ने। किसने लगाया? इस प्लेन सरफेस में। तो प्लेन सरफेस के तुमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल बना दिया। यहाँ पर देखो, ये नॉर्मल रॉड के साथ 90 डिग्री नहीं बना रहा, किसके साथ 90 डिग्री बना रहा है? जिसने लगाया उस फोर्स को। हाँ या ना? इस प्लेन सरफेस, इस फ्लो ने लगाया, उसके साथ ये 90 डिग्री बना रहा है। इस केस में ये नॉर्मल मैं इस पॉइंट पे नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर सरफेस है ही नहीं। तो तुम किसके साथ 90 डिग्री बनाओगे? जिस पे लग रहा है। किस पे लग रहा है जनता? कम ऑन पीपल, किस पे लग रहा है? तो रॉड के साथ तुम्हें क्या बनाना है? 90 डिग्री। याद रहेगा ये चीज। इफ द सरफेस अप्लाइंग द नॉर्मल, if there is no surface, yeah, if the location is a point which is applying the normal, then you draw the normal perpendicular to the object on which the normal is exerted. मैंने क्या कहा? जिस सरफेस ने नॉर्मल लगाया, अगर वो सरफेस एज हो गया, पॉइंट साइज हो गया, तो तुम उस पर नॉर्मल नहीं बना सकते, 90 डिग्री नहीं बना सकते। ऐसे केस में तुम किसके साथ 90 डिग्री बनाओगे? रिपीट करो, जिस पे लग रहा है। रिपीट करो, और एक बार, जिस पे, उसके साथ 90 डिग्री बनाओ। समझ में आया? यहाँ पर नॉर्मल किस पे लग रहा है? रॉड पे। लेकिन देखो यहाँ पर हमने नॉर्मल रॉड के परपेंडिकुलर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि जो लगा रहा है, कौन लगा रहा है? हाँ, उसके ऊपर तुम बना सकते हो, तब तुम नॉर्मल सरफेस के साथ ही बनाओगे। अगर सरफेस नहीं है तो जिस पे लग रहा है, रॉड पे लग रहा है, उसके साथ तुम क्या बनाओगे? 90 डिग्री। बात समझ में आया? याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत लोगों का गलती हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है ये। ठीक है, सब लोग अच्छे से कॉमेंट लिख कर रखना। देखो ये और एक बढ़िया क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे क्लास 9-10 के नॉलेज पे बेस्ड है। क्या है वो नॉलेज? टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाता है? पता है सबको ये चीज़? वन मोर टाइम पीपल कि अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा। पहले ये कॉन्सेप्ट देख लो कि अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है और तुमने अगर इस सर्कल पे एक टेंजेंट बनाया, क्या बनाया? टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट। तो अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई भी लाइन खींचोगे, कैन आई से इट विल पास टू द सेंटर ऑफ द सर्कल? ये 90 डिग्री अगर है तो ये जो लाइन होगा ये हमेशा किसके थ्रू पास करेगा? सेंटर के थ्रू, क्योंकि ये जो लाइन है इट विल बी लाइक द रेडियस, और रेडियस ही टेंजेंट के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री। और रेडियस हमेशा, रेडियस मतलब एक ऐसा लाइन जो हमारे टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो ये लाइन हमेशा आगे जाके किसके थ्रू पास करेगा? सेंटर के थ्रू पास करेगा। याद रहेगा ये चीज़? पता है तुम्हें ये चीज़, है ना? अभी देखो, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि एक सिलेंडर है जिसको ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन में रखा गया। सोचा एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन है ना, इसके ऊपर एक ऐसे सिलेंडर को रखा गया। तो ये जो सिलेंडर इट इज रेस्टिंग ऑन दिस टू इंक्लाइन सरफेसेस। और ध्यान से देखना, मैंने दोनों इंक्लाइन सरफेसेस का जो इंक्लिनेशन है, जो एंगल वो बनाता है, क्या बना कर रखा है? वो सेम दिया है दोनों में, दोनों ही थीटा थीटा है। इसका भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इसके डायग्राम में। दोनों एंगल का वैल्यू हमने क्या देके रखा है? थीटा देके रखा है। मुझे इसका फोर्स डायग्राम पूछा गया है। तो सबसे पहला काम है ग्रेविटेशनल फोर्स शो करना, वेट शो करना। तो बहुत ही सिंपल है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ये उसका सेंटर है तो यहाँ से ही खींचना है mg को। बहुत लोग यहाँ से खींचते हैं, बहुत लोग हवा में खींच देते हैं, हवा में नहीं खींचेगा। ये फोर्स हम कहाँ पर शो करेंगे? स्फीयर के सेंटर पे लग रहा है। सेंटर क्यों, वो मैं आगे जाके तुमको बताऊंगा।
अभी के लिए जब बनाओगे तो कहाँ से बनाओगे, ग्रेविटी को सेंटर से। अगर तुमने देखा होगा मैंने जब ब्लॉक पे एम दिखाया तो ब्लॉक के सेंटर से खींचा। स्पीयर पे अगर मैं एम दिखाऊंगा तो वो एरो में कहाँ से खींचूंगा, स्पीयर के सेंटर से। सर इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्यों हम ऐसा करते हैं। अभी के लिए ये मान के चलो कि अगर तुम्हें एम शो करना है, उस एरो को तुम कहाँ से ड्रॉ करोगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। बात समझ आया। अभी जब हमने ग्रेविटी बना दिया, फोर्स शो कर दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस सिलेंडर ने कितने सारे सरफेसेस को टच किया है, कितने सारे सरफेसेस को टच किया, 2। एक इस सरफेस को टच किया, एक इस सरफेस को टच किया। अब एक बात बताओ, क्या मैं इस सरफेस को इस सर्कल के लिए एक टेंजेंट जैसा ट्रीट कर सकता हूँ? सही बोला मैंने? ये जो सरफेस है ये इस सर्कल के साथ एक टेंजेंट जैसा बिहेव करेगा। जनता बोलो हाँ या ना। तो अभी हम जो नॉर्मल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नॉर्मल। जनता ध्यान से सुनना, यहाँ पर स्पीयर का ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जनता, स्पीयर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तो एक पॉइंट है, हाँ या ना। तो सरफेस किसके पास है, सरफेस तो इंक्लाइन प्लेन के पास है। तो हमें नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर बनाना है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर बनाना है। किसके परपेंडिकुलर बनाना है, इंक्लाइन प्लेन के। और तुम्हें ये बात समझना है कि इंक्लाइन प्लेन इन दिस केस इज बिहेविंग लाइक ए टेंजेंट टू द सर्कल, हाँ ये ना। तो अगर ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, जनता ध्यान से सुनना, और ये इंक्लाइन प्लेन अगर इसको पुश अवे कर रहा है तो ये जो नॉर्मल लगाएगा, दिस नॉर्मल हैज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज देयर इन द पिक्चर। ये जो नॉर्मल लग रहा है, किस नॉर्मल, ये नॉर्मल किस पे लग रहा है, इस सिलेंडर पे लग रहा है नहीं लग रहा? जनता आवाज दो। और ये नॉर्मल किसने लगाया, इस इंक्लाइन प्लेन ने इस सिलेंडर पे पुश किया इसको। मैंने कहा कि ये नॉर्मल आगे जाके किसके थ्रू पास करेगा, ये जो तुम्हें सर्कल दिख रहा है इसके सेंटर के थ्रू पास करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा? ये तो टेंजेंट जैसा है। किसके जैसा है, टेंजेंट जैसा। तो ये अगर टेंजेंट जैसा है, इसके साथ अगर ये लाइन 90 डिग्री बना रहा है तो ये आगे जाके किसके थ्रू पास करेगा, सेंटर के थ्रू पास करेगा। बिकॉज दिस लाइन विल बी अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो हमने नॉर्मल का एरो बनाया है, ये नॉर्मल का एरो किस पे लाई कर रहे हैं, इट इज लाइक द रेडियस ऑफ द सर्कल। कम ऑन पीपल, कोई दिक्कत हो रहा है इस बात को समझने में? क्या ये एरो इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा? टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बना रहा है, नहीं बना रहा? तो कोई लाइन जो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाता है वो तो सेंटर के थ्रू पास करेगा ही ना। तो आगे जाके किसके थ्रू पास करेगा, सेंटर के थ्रू, हाँ या ना। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमारा जो ये सरफेस है, ये अगर इस इंक्लाइन प्लेन अगर स्पेयर को पुश कर रहा है तो वो स्पेयर पे जो नॉर्मल लगेगा इसको भी किसके थ्रू पास करना है जनता, सेंटर के थ्रू ही पास करना है। क्यों? क्योंकि ये हो गया एज ए टेंजेंट टू द सर्कल। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है। और हमें पता है कि हमने जो नॉर्मल बनाया है, ये नॉर्मल हमारे टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। और टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाने वाला लाइन आगे जाके हमेशा किसके थ्रू गुजरता है, सेंटर के थ्रू ही पास करता है। बोलो हाँ या ना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस केस में अगर मैंने इस नॉर्मल का वैल्यू n दिया है तो इस नॉर्मल का भी वैल्यू मैं n ही दूंगा। दोनों नॉर्मल का वैल्यू सेम होगा, है ना कांग? दोनों नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा, सेम। बोलो तो क्यों? रेडियस नॉर्मल नहीं है, मैंने कहा रेडियस के अलोंग होगा नॉर्मल। मैंने नॉर्मल दोनों में सेम क्यों रखा, बिकॉज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का क्या है, सेम। तो वो जो स्पेयर बैठेगा, वो जो प्रेस करेगा, दोनों सरफेसेस को कैसे प्रेस करेगा, एक ही जैसा प्रेस करेगा। बिकॉज इंक्लिनेशन दोनों के केस में क्या है, सेम। अगर एक इंक्लिनेशन ज़्यादा होता, एक का इंक्लिनेशन कम होता, तब दबाव दोनों में अलग अलग होता। मानते हो या नहीं मानते? तब दबाव दोनों में क्या होता, डिफरेंट होता। एज बिकॉज इंक्लिनेशन दोनों का क्या है, सेम। तो जब ये सिलेंडर बैठेगा इस पे, ये दोनों सरफेसेस पे इक्वली प्रेस करेगा। अगर इक्वली प्रेस करेगा तो नॉर्मल भी इक्वल ही होगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए दोनों केस में n का वैल्यू मैंने क्या रखा है, सेम। इज दैट क्लियर? पक्का? यार क्या हुआ तेरे को? ओके, सब लोग रेडी? तो हम कहानी किसको लेके बता रहे थे, नॉर्मल
फोर्स को लेके। क्या क्या सीखा हमने नॉर्मल फोर्स को लेके? कि नॉर्मल फोर्स हमेशा प्रेस करता है, पुश कर सकता है, पुल नहीं कर सकता। हमेशा क्या कर सकता है? पुश कर सकता है। पैदा कब होगा? जब दो सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस करेंगे। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कल हमने लैडर वाला केस देखा, याद है ये लैडर वाला केस? इस केस में क्या सिखाया कि अगर तुम्हारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, सिंपल तरीके से देखो, ये जो रॉड है इसको टच कर रहे हैं, हाँ या ना? तो इस रॉड का तो कोई सरफेस डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका तो सरफेस डिफाइंड है। तो हम जब नॉर्मल बनाएंगे इसके परपेंडिकुलर बना देंगे। बात समझ में आ रहा है? इस केस में रॉड ऐसा है और तुम्हारा जो एज है वॉल का वो दिखने में ऐसा है, तो वॉल का एज ये एक पॉइंट कांटेक्ट है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल नहीं बना सकते। ऐसे केस में ये जो रॉड का सरफेस है इस पे हम लोग नॉर्मल बना सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अपना नॉर्मल शो कर देंगे M2। मतलब जो सरफेस दिखाई देगा दोनों के पास, दोनों में से अगर एक पॉइंट है और दूसरा सरफेस है, हम अपना नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर बनाएंगे? उस सरफेस के परपेंडिकुलर। बात समझ में आ रहा है पीपल? लेकिन ध्यान देना जनता, यहाँ पर जो नॉर्मल लग रहा है वो किस पे लग रहा है? वो बेसिकली रॉड पे लग रहा है। किस लग रहा है? रॉड पे। लेकिन उसका डायरेक्शन किसके परपेंडिकुलर है? फ्लोर के परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है? फ्लोर, है ना? जैसे कि यहाँ पर इन दोनों में से एक पॉइंट कांटेक्ट है, एक रॉड का कांटेक्ट है, तो ये नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर लग रहा है? रॉड के परपेंडिकुलर लग रहा है। इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अलग ही केस है जो हमने जस्ट नाउ सीखा, उसका नेक्स्ट लेवल। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? सिचुएशन को समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसके अंदर तुमने दो स्पेयर्स को डाल के रखा। दिख रहा है स्पेयर्स कैसे रखा हुआ है? ये वाला नीचे रखा हुआ है, इस स्पेयर ने यहाँ पर छुआ, यहाँ पर छुआ, और जब इसको रखा तुमने इसको यहाँ पर छुआ और ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में। बात समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, मुझे इन स्पेयर्स में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको मुझे डायग्राम में शो करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? फोर्सेस शो करना है। तो लेट अस सी, पहला वाला जो स्पीयर है इसका मास हम लोग m1 देते हैं और दूसरा वाला जो स्पीयर है इसका मास हम लोग क्या देंगे? m2। तो हम सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को शो करेंगे, करेक्ट? हाँ या ना जनता? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर से चालू होगा, इट विल लुक लाइक दिस। हाँ या ना M2 जी? ये वाला भी सेंटर से चालू होगा, ये कितना होगा? M1 जी। सबसे आसान तो यही है या नहीं जनता? अरे एक मिनट, कि सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से शो कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? M1 जी। यहाँ पर क्या आ जाएगा पीपल? M2 जी। कोई दिक्कत किसी को? अभी बारी क्या है? अभी बारी है नॉर्मल फोर्सेस शो करने का। और हमेशा जब तुम नॉर्मल फोर्सेस अप्लाई करोगे अपने आप को पूछना है कि तुम जिसको देख रहे हो उसने कहाँ कहाँ टच किया। जहाँ जहाँ प्रेस हो रहा होगा, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर नॉर्मल पैदा होगा। तो सबसे पहले M2 को देखते हैं। M2 ने कहाँ कहाँ छुआ, कितने जगहों पर छुआ? ये और ये। हर एक इंटरेक्शन के लिए कुछ ना कुछ नॉर्मल पैदा होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी ये जो कांटेक्ट है, नीचे का जो फ्लोर है, जनता ध्यान से सुनना, ये इस पेयर को रिपेल कर रहा होगा। बोलो जनता, तो यहाँ से क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा नहीं लगेगा? N1। और एक बात बता दूँ, ये जो नॉर्मल ये आगे जाके किसके थ्रू पास करेगा? सेंटर के थ्रू पास करेगा, है ना? क्यों? बिकॉज ये जो लाइन है वो टेंजेंट जैसा बिहेव कर रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर तुमने इसको बनाया, ये इवेंचुअली जाके किसके थ्रू पास करेगा? सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखो, ये वाला सरफेस भी स्पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेट अस से दिस इज द फोर्स, इसको मैंने N2 दे के रखा है, और ये भी सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। क्यों पास करेगा? बिकॉज ये नॉर्मल इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये लाइक टेंजेंट है और टेंजेंट से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर बनाता है वो आगे जाके सेंटर के थ्रू पास करेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी ये सरफेस आता है नेक्स्ट। कौन सा सरफेस आता है? ये सरफेस। ध्यान से देखो, देयर आर टू सरफेसेस, एक इस वाले M1 वाले स्फीयर का कांटेक्ट, एक M2 वाले स्फीयर का कांटेक्ट। हाँ या ना? हाँ या ना? और दोनों स्फीयर का जो पॉइंट टच कर रहे हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट कांटेक्ट है या नहीं? पहले वाले स्फीयर का भी क्या होगा? एक पॉइंट टच कर रहा होगा, दूसरे वाले स्फीयर का भी क्या कर रहा है? एक पॉइंट ही टच कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? लैडर वाले केस में एक बार फ्लोर वाला सरफेस था हमारे पास, एक बार लैडर वाला सरफेस था।
इस केस में जो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दोनों में से किसी का भी सरफेस नहीं है। मानते हो या नहीं मानते इस बात का? स्पीयर और ये वाला स्पीयर दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट में टच कर रहे हैं। कहाँ पर टच कर रहे हैं? पॉइंट। ये डायग्राम इतना परफेक्ट नहीं है, पर अगर तुम एकदम ढंग से बनाओगे तो सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों स्पीयर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। बोलो ये बात समझते हो या नहीं समझते? पक्का समझ में आया सबको? मानते हो इस बात को कि दोनों स्पीयर्स जिस जगह पे टच कर रहे हैं वहाँ पर सरफेस है ही नहीं, वहाँ पर क्या है? सिर्फ एक पॉइंट। पॉइंट पे टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है कि अगर दोनों ही सरफेसेस का छूने वाला पॉइंट है तो हम एक कॉमन टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉमन टेंजेंट विच इज कॉमन टू बोथ दी सरफेसेस। सुनाई दिया मैंने कहा एक टेंजेंट जो दोनों सरफेसेस के लिए टेंजेंट बना हुआ है। कैसे बनेगा वो टेंजेंट? जनता बोलो, जवाब दो जनता, कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा नहीं बनेगा टेंजेंट? कैन आई से दिस इज द कॉमन टेंजेंट? कम ऑन पीपल, रनक यहाँ देखो, कम इन इधर देखो। कैन आई से दिस इज कॉमन टेंजेंट पीपल? हाँ, तो कॉमन टेंजेंट बनाने के बाद अभी जो हम नॉर्मल शो करेंगे वो किसके परपेंडिकुलर बनाएंगे? कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर। बात समझ आया मैंने कहा? अगर दोनों सरफेस में से किसी भी सरफेस का, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी का भी सरफेस प्लेन नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट का जो कांटेक्ट है वो कैसा कांटेक्ट है? पॉइंट कांटेक्ट है। कैसा कांटेक्ट है जनता? पॉइंट कांटेक्ट। तो ऐसे केस में अभी अगर हमें नॉर्मल बनाना है तो सबसे पहला काम है एक कॉमन टेंजेंट बनाना, और हम नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। बात समझ में आया? तो अगर ये कॉमन टेंजेंट है जनता, अगर ये इस पेयर को पुश कर रहा है तो इसका नॉर्मल कैसा होगा पीपल? द नॉर्मल इन दिस केस हैज टू पास लाइक दिस। जनता सुन में क्या बोलो? इसका नॉर्मल ऐसा होगा, ये इसको नीचे प्रेस कर और इसका नॉर्मल ऐसा होगा। थोड़ा डायग्राम परफेक्ट नहीं है बट स्टिल इसका नॉर्मल ऐसा होगा। बात समझ में आ रहा है? और दोनों नॉर्मल्स किसके थ्रू आगे जाके पास करेगा? दोनों नॉर्मल्स आगे जाके सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। फॉर द सेम रीज़न, टेंजेंट से परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचोगे वो आगे जाके हमेशा किसके थ्रू पास करेगा? सर्कल के सेंटर के थ्रू ही पास करेगा। बोलो जनता, हाई है ना? है ना? सो इन दिस केस पीपल ध्यान देना, इन दिस केस अगर मैं इसको N3 बुलाता हूँ, अगर इसने इसको N3 से धक्का दिया तो M2 ने भी M1 को कितने से धक्का दिया होगा? N3 से ही धक्का दिया। मानते हो या नहीं मानते बताओ? है ना? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। M1 इफ इट पुशेस M2 देन M2 विल आल्सो पुश M1 एंड दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ में आया? इस डायग्राम में एक्शन रिएक्शन पेयर कौन से हैं? One N3 is acting on M1 and the other N3 is acting on what? M2. So this force and this force acting on M1 and M2 are what? Action reaction pairs. इसको भूल नहीं सकते। जनता बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का समझ में आया सबको? श्योर? तो ये लेकर रखना। चलो राइट दिस टाइम। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमने कॉमन टेंजेंट का नॉर्मल तो बना दिया, अभी और भी सरफेसेस बाकी है ना। कौन सा सरफेस बाकी है जनता? ये वाला सरफेस। ये वाला सरफेस इसको क्या करेगा? पुश अवे करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ पर और एक नॉर्मल आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा? N4। ये हो गया उसका कंप्लीट डायग्राम। बोलो समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो जितने सारे कॉन्टैक्ट सरफेसेस होंगे, जितने सारे प्रेसिंग टेंडेंसीज होंगे, उतने ही सारे हमारे डायग्राम में नॉर्मल्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत? नया वीडियो